कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुणों को पढ़ना प्रारंभ करें। तो भैया मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ ऐसे भौतिक गुण पढ़ के सुना देता हूं जो आपको याद होने चाहिए, और फिर उन भौतिक गुणों को पढ़ के सुना देता हूं जिसके कुछ कारण मैं बता सकता हूं। तो पहले तो वो जिन्हें केवल रट के रख लेना है। मैंने देखो कौन कौन से लिखे हैं जिनको आप रट के रखोगे याद। पूछोगे सर जी और भी यौगिकों के तो आते होंगे भौतिक गुण, लेकिन जितने भौतिक गुण आपको पढ़ाए जाएंगे वे भौतिक गुण ही ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने बहुत सारे जबरदस्ती के भौतिक गुणों को शामिल नहीं किया इस जगह। सबसे पहली बात, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के एक परिवार में आप चलते हो तो आप पाते हो क्या कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 9 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। किसी बच्चे के मन में ये बात भी आ सकती है कार्बन 1 का एसिड कौन सा है कार्बोक्सिलिक। तो बेटा आपको याद होगा कार्बन 1 का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। HCOOH एक कार्बन होता है। कार्बन 2 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो कौन सा होगा? एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसमें से कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो अगर आप कार्बन परमाणु 1 से लेकर कार्बन परमाणु 9 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हो, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एक तो सबसे पहली बात द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड भी द्रव होता है। हाँ, फॉर्मिक एसिड भी द्रव होता है, जो लाल चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में और ततैया के डंक में पाया जाता है। यह भी एक लिक्विड है, द्रव है। दूसरी खास बात कहता है द्रव अवस्था में तो पाया ही जाता है, साथ में ये कैसा होता है? रंगहीन। अगर कोई बच्चा अतिरिक्त दिमाग का यूज करता है तो इस जगह से थोड़ी सी कमी निकाल सकता है। सर जी एसिटिक एसिड सिरका कहते हैं, और हमने देखा है ये रंगहीन नहीं होता है। ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन परमाणु 2 वाला। आखिर ये रंगहीन क्यों नहीं है? तो बेटा उसको ये देखो, याद रखो, उसका जो आपके यहाँ सिरका है उसमें 7% से लेकर 10% तक ही केवल एसिटिक एसिड है। बाकी जानते हो 90% से लेकर 93% तक उसमें केवल अन्य अशुद्धियों को मिलाया गया है या अन्य अशुद्धियां मिली हुई हैं। तो इसका मतलब मेरे यहाँ जो सिरका रखा हुआ है घर में अचार बनाने के लिए, उसमें तो सिरका में एसिटिक एसिड की मात्रा बहुत कम है, अशुद्धियों की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण ही अपने घरों का जो सिरका होता है वो गहरे भूरे रंग का दिखाई देता है। और लेकिन अगर हम शुद्ध रूप से एसिटिक एसिड की बात करेंगे, ये बेटा रंगहीन होगा, अर्थात पानी जैसा दिखेगा। जैसा मैं एक थोड़ा सा बात बताऊं, तुमने दुकानों में विनेगर बोतल देख रखी होगी, नहीं विनेगर आता है चाउमीन बनाने में यूज करते हैं लोग। उन विनेगर बोतल में आपने देखा है कैसे बिल्कुल पानी जैसा रंगहीन द्रव होता है, उसमें भी एसिटिक एसिड होता है। देखो वहां एसिटिक एसिड बिल्कुल रंगहीन है। तो ध्यान रखिएगा, आपके घर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम एसिटिक एसिड है वो गहरे भूरे रंग का इसीलिए है क्योंकि आपके यहाँ जो एसिटिक एसिड है उसमें अशुद्धियों की मात्रा बहुत ही ज्यादा है और उन अशुद्धियों की उपस्थिति कारण उसका रंग गहरा भूरा है। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है शेष कार्बोक्सिलिक एसिड। शेष में से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड बचते हैं? जिनका कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 से ज्यादा है, वे 10, 11, 12 ऐसे। शेष कार्बोक्सिलिक एसिड सामान्यतः पर रंगहीन होते हैं, ठोस होते हैं। मैंने इस जगह पर एक बात नहीं लिखी, अगर आप लिखना चाहो, बढ़ाना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये मोम के समान मुलायम होते हैं। अगर आप लिखना चाहो मोम के समान मुलायम होते हैं। मोम देखने में जैसे मुलायम नहीं होती, वैक्स आप उसको देखते होगे, मोम को दबा दोगे बिल्कुल दबता चला जाएगा, वैसे मुलायम होते हैं ठोस अवस्था में आने के बावजूद भी। नेक्स्ट नंबर पे चलता है, कहता है कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एंड प्रोपेनोइक अम्ल। अगर आप इन पर बात करते हो तो कहता है कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 के जो तक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये तीव्र गंध उत्पन्न करते हैं। आप सिरके से अंदाजा लगा लो। बात देखो, मैं फॉर्मिक एसिड का इसलिए नाम नहीं लेता ज्यादा कि फॉर्मिक एसिड अपने पास अवेलेबल नहीं है, लेबोरेटरी में तो मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं सोचूं कि अभी मुझे मिल जाए तो घरों में फॉर्मिक एसिड अवेलेबल नहीं है। प्रोपेनोइक एसिड भी लगभग अवेलेबल नहीं है। हाँ, एसिटिक एसिड आता है 1 से 3 कार्बन वाले के बीच में। तो सिरके में अगर आप सूंघ कर देखोगे एक विशिष्ट प्रकार की तीव्र गंध होगी। तो वैसे फॉर्मिक एसिड से लेकर प्रोपेनोइक एसिड तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं विशिष्ट प्रकार की तीव्र गंध देते हैं।
और ये गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आगे लिखा है कार्बन 3 तक तो सर जी ने बता दिया। कार्बन 4 का क्या होता है? कहते हैं कार्बन 4 या इससे अधिक कार्बन एटम वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बन 4 का मतलब ब्यूटेनोइक एसिड से लेकर इससे आगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सड़े मक्खन की तरह महकते हैं। सड़े मक्खन की तरह महकने का मतलब मैं क्या बताता हूं, जैसे आप देख रहे हो खाना खराब हो जाने के बाद अजीब सा महकता है, वैसे कुछ ऐसा समझ लो, मक्खन, सड़े मक्खन की तरह महक। और आप इससे ज्यादा ध्यान मत दो, कितना जैसे सड़ा हुआ खाना होता है लगभग वैसा महकता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है ये स्पेसिफिकेशन जानते हो किनका है? कार्बन 3 के बाद वालों का और कार्बन 9 से कम वाले का, या कार्बन 9 तक का। लेकिन कार्बन 10 या इससे ज्यादा का आएगा तो आप बताओगे कार्बन 10 या इससे ज्यादा के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो महकते ही नहीं। एक नॉर्मल प्रक्रिया पर अगर एक और बात याद रखना चाहो इसी में से, गंध में ही आप ये याद रख सकते हो, जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की गंध धीमी होने लगती है। देखो शुरुआत वाले बहुत तीव्र महक रहे थे, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ी, महक इसकी धीमी हो गई, सड़े मक्खन जैसी रही लेकिन धीमी हो गई महक। और भी ज्यादा कार्बन परमाणुओं पर गए तो महकना ही बंद हो गए। तो जैसे जैसे आप इस बात को ध्यान रखोगे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, कुछ लोग तो ऐसा नहीं लिखते एग्जाम में, कहते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, कुछ लोग ऐसे लिख लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं अणुभार बढ़ता है। सेम कैटेगरी पे अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो बेटा अणुभार भी निश्चित रूप से ही बढ़कर रहेगा। तो ऐसा भी बोल सकता है अणुभार के बढ़ने पर, और ऐसा भी बोल सकता है कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर। तो मैं एक लाइन और इसी पे लिख देता हूं, गंध के विषय में ही क्या लिखते हैं? कार्बन एटम की संख्या बढ़ने पर कार्बोक्सिलिक एसिड की गंध घटने लगती है। जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी गंध का जो प्रभाव होगा वो कम होता रहेगा, गंध घटने लगती है। हाँ मैंने देखो बता दिया है पहले, और अभी भी दोबारा से इस बात को बता दें, कभी कभी ऐसा नहीं कहता कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर, तो उसकी जगह पे क्या यूज करता है? अणुभार के बढ़ने पर। वैसे भी देखो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा ढंग से पढ़ाई कर रखी है आपने, आप इस बात को आसानी से जान सकते हो। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होगी तो कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान भी, अणुभार भी तो कम होगा। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या आपने बढ़ा दी तो जितने कार्बन बढ़ाए उनका भार भी तो बढ़ जाएगा, तो अणुभार बढ़ गया। कार्बन कम वाले का अणुभार कम, कार्बन ज्यादा वाले का अणुभार ज्यादा, तो अणुभार बढ़ जाता है। कभी कभी कहता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर आप हमको बहुत ढंग से बता दो, प्रकृति। वैसे प्रकृति का निर्धारण कई प्रकार से लोग करते हैं, कभी कभी अम्लीय और क्षारीय का निर्धारण भी करते हैं। प्रकृति का निर्धारण ध्रुवीय और अध्रुवीय के नेचर पर भी होता है। तो हम कौन सा प्रकृति का निर्धारण करेंगे? अभी हम केवल और केवल प्रकृति का निर्धारण करेंगे ध्रुवीय और अध्रुवीय के लिए। कहेगा अम्लीय को नहीं बताओगे? बिल्कुल थोड़ा सा बताएंगे। बाकी अम्लीय के लिए जो पढ़ाई रहेगी वो किसी अगले ही दिन रहेगी, जब केवल हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लीय गुण को ही देखेंगे। क्योंकि अगर भौतिक गुण में मैं आज अगर पढ़ाने लगा अम्लीय नेचर, तो बेटा मैं आपको बताऊं केवल अम्लीय नेचर अगर सही ढंग से पढ़ा दें तो 2 दिन का है अम्लीय नेचर इनका। इसलिए सारी बातों को छोड़कर केवल आज ध्रुवीय बंध पर चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉर्मल फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल OH। अब इसको मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखता हूं। स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखोगे तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कहोगे सर जी इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो? हाँ भैया इतना ही बड़ा लिख रहे हैं, रीजन है। अब हमें इस बॉन्ड को सही ढंग से पढ़ना है। देखो होता क्या है, पहले इस बॉन्ड को देखते हैं। बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बना यह बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा अपनी ओर अधिक आकर्षित किया जाता है। क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक है। ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक है
तो हाइड्रोजन भी इस बॉन्ड को खींच रहा होगा, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर खिसक जाएगा। अगर बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर खिसक जाएगा, थोड़ा सा भी ध्यान देने वाली जरूरत है, अगर खिसक जाएगा ऑक्सीजन की तरफ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको कहते हैं आंशिक रूप से आया हुआ धनावेश। अभी आंशिक रूप से धनावेश क्या होता है? सर ये आज तक तो धनावेश पढ़ा था, आंशिक रूप से धनावेश क्या होता है? आंशिक रूप से धनावेश का मतलब होता है अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं आया है। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश जानते हो कब आएगा? जब ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूटकर ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तब इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आएगा या एक प्रोटॉन के बराबर धनावेश आएगा। 1.6602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तब ये ग्रेड करेगा। अच्छा, आवेश का ये भी है, जितना बॉन्ड खिसकता रहेगा चार्ज भी उतना ही ज्यादा आता रहेगा। लेकिन मुझे अभी इससे मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि बॉन्ड इससे दूर जा रहा है, इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इस पर भी तो चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन में से भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, इसलिए ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। अगर बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर खिसकेंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। हालांकि कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि एक बॉन्ड को खींचा था तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरे बॉन्ड को खींच रहा है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी मैंने क्या बताया, हम आवेश की मात्रा को नहीं पहचान रहे, हम बस केवल इस बात की पहचान कर रहे हैं कि क्या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसके पार्टिकल्स पर, इसके एटम्स पर आ रहा है। हाँ, आ रहा है, बस इस बात की पहचान कर रहे हैं। अगर कोई भी सूत्र आपको ऐसा मिलता है जिसका एक भाग धनावेशित है और दूसरे भाग कैसे हैं इसके? ऋणावेशित। जानते हो यौगिक के इस प्रकार के यौगिकों को आप कौन सा यौगिक कहते हो? ध्रुवीय यौगिक। यौगिक। अच्छा, अब होता क्या, एक और चीज बताएं, देखो इस वजह पे और भी अच्छा समझोगे। बॉन्ड इसकी ओर खिसक रहा है और जब खिसक रहा है हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आता जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड अगर और भी ज्यादा खिसक गया तो जितना ज्यादा बॉन्ड खिसकेगा इस पर उतना ही अधिक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर उतना ही अधिक निगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम इसी कंपाउंड को उठाएं और पानी पर डाल दें तो पानी पर डालने पर जानते हो क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, जल का अणु आएगा और इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉन्ड से टकराएगा, और जब इसके बॉन्ड से टकराएगा तो इस बॉन्ड को वो ब्रेक कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। बॉन्ड टूटने के बाद फोल्ड होते हुए मुड़ते हुए ऑक्सीजन को मिल जाएगा और हाइड्रोजन कैसा आवेश लेके अलग हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन यहां से अलग होगा, क्या होगा? अलग। तो कौन से फॉर्म में अलग होगा? पॉजिटिव आयन के रूप में। अब हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव आयन के फॉर्म में अलग हो रहा है, आप कहोगे भैया दिया गया पदार्थ प्रकृति में कैसा है? अम्लीय भी है। तो दो नेचर जान पाए। एक तो सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ध्रुवीय। और दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जल में जब घुलते हैं तो पता नहीं ये वाला बॉन्ड टूटता है और टूटने से हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आता है? प्लस। अगर कोई पूछता भी है हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया, उसको तुरंत बताओ ये बात कि हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं आया बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से भी ज्यादा थी, तो बॉन्ड को तो भैया वो ले गया। और जब बॉन्ड को वो ले गया तो हाइड्रोजन के पास आ गई इलेक्ट्रॉन की कमी, और उस कमी को कैसे दिखाया उसने? पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। तभी कुछ बच्चों का ये भी दिमाग में आता है, कहता है सर जी ये बॉन्ड जैसे ब्रेक हो जाता है, क्या ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता? बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होना कठिन है। पूछता है क्यों, ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होगा? तो ध्यान रखो, इन दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा है, इसलिए यह जल्दी से पॉजिटिव आयन बनाकर टूट जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अपेक्षाकृत कम है, तो यह जल्दी से बॉन्ड बनाते हुए टूटता नहीं यहां से। इस दौरान कहने का मतलब इसका बॉन्ड ज्यादा खिसकता है तो जल्दी टूट जाता है,
और इसका बॉन्ड भी खिसका होगा, मैं इस बात का विरोध नहीं करता, लेकिन इसका बॉन्ड कम खिसकता है, तो टूटने के चांस भी कैसे रहते हैं, कम। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, बॉन्ड केवल ये वाला ब्रेक होता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है वो ध्रुवीय है। एक बात इसी में से और जोड़ते हैं कि आपने क्या जल के सूत्र को पढ़ा? यार बिल्कुल पढ़ा हुआ है। जल के फॉर्मूले को अगर बनाएं H, ऐसा ही तो होता है, और इसमें से भी यहां लोन पेयर होता है, कुछ ऐसे लोन पेयर बना देते हैं। कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना है, हम पहले से भी जानते थे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा। बॉन्ड ऑक्सीजन खींचेगा, बॉन्ड ऑक्सीजन खींचेगा, तो ऑक्सीजन बॉन्ड खींचेगा तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, धनावेश, इस हाइड्रोजन पर धनावेश और इस ऑक्सीजन पर ऋणावेश। वैसे दो मुझे लिखने चाहिए, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, मैं अभी चार्ज की अमाउंट की बात नहीं कर रहा। अब जरा ध्यान दो, जल का ये वाला भाग और जल के ये वाले भाग को देखें। जल का ये भाग पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, जल का ऊपर वाला भाग नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है। इसका मतलब उस हिसाब से तो ये भी ध्रुवीय है। अगर जल भी ध्रुवीय है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ध्रुवीय है, तो मैं इस बात को आसानी से कह सकता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जल में घुलनशील होते हैं। समझ गए ये सारा चीज क्यों दिखाया गया? क्योंकि हम केवल ये बात बताना चाहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में घुलता क्यों है। ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय अणु में घुल सकते हैं, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय अणुओं में घुल सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों ही यौगिक ध्रुवीय दिखाई देते हैं। हमें यह पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो जल में कैसे होते हैं, घुलनशील। तो मैं क्या करूंगा, प्रकृति का बारे में तो मैंने लिख दिया ये, और नेचर अगर पूछे तो आप भी ये सारी बातें बता करके आओगे। हाँ, प्रकृति में अगर आपको ये नहीं बताना है तो आप इसको छोड़ाओगे। जल का नेचर मत बताइए, क्यों? क्योंकि आप जो चीजें बता रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड की बता रहे हो। जल तो मैंने इसलिए बनाया ताकि हम आपको यह भी बता सके कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो चलो हिंदी में लिख गया, तब इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। तुमने वो कहावत सुनी होगी हम लोगों के, हम तो भैया कभी कभी सुने हैं, कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, नहीं कह देते हैं भैया, वही सेम कैटेगरी है। ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, सेम कैटेगरी है, इसलिए एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन बेटा एक बात बताएं तुमको, कहोगे सर जी बता डालो अब तो, कोई भी यौगिक या कोई भी यौगिक का छोड़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड जल में कब घुलता है? मैं देखो बताता हूं। क्या कार्बोक्सिलिक यौगिक में से ये भाग ध्रुवीय है? कहोगे हां। ये भाग ध्रुवीय है? हां। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जब जल में घुलता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग ध्रुवीय होने के कारण इसकी जल में घुलने में मदद करता है। मैं पूरा ब्रैकेट बना दूं, ये वाला भाग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जल में घुलने के लिए करता है मदद। लेकिन जानते हो ये वाला भाग जो है वो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जल में घुलने के लिए मदद नहीं करता है। जो भाग जल में घुलने के लिए मदद करता है इसको कहते हैं जल स्नेही भाग, और जो भाग जल में घुलने की मदद नहीं करता है उसको कहते हैं जल विरोधी भाग। पूछता है जल में घुलने की मदद क्यों कर रहा है? अरे भैया ध्रुवीय बंध बना रहा है। कहता है ये अध्रुवीय बंध बनाता है, इसलिए जल में घुलने की मदद नहीं करता है। तो ये लाइन पर एक बात और लिखेंगे, जो इसका आर वाला भाग है वो है जल का विरोधी, और बेटा जो इसका दूसरा भाग है कौन सा, COOH वाला भाग, ये पूरा का पूरा भाग ये है जल का स्नेही। तो बेटा मैं क्या सोचता हूं, आप इस चीज को जल्दी से नोट कर लीजिए, और फिर मैं जल विरोधी और जल स्नेही दोनों भागों की पहचान हो गई है। देखो पहचान तो मैं यहां भी लिख लूंगा, कहीं फॉर्मूला लिखा है। हाँ, ये भाग कैसा है, पूरा का पूरा जल का स्नेही,
और ये भाग कैसा है, जल का विरोधी। समझ पा रहे हो, नोट करो इसको जल्दी से। अभी क्या करते हैं कि अब थोड़ी सी बातें और भी पढ़ते हैं। तो नोट हो गया है क्या? ठीक है। कार्बन एटम की संख्या बढ़ने पर कार्बोक्सिलिक, यार मैं क्या सोचता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत बार लिखना पड़ेगा हमको, हर नंबर में ये कई बार आ जाएगा। कहो कार्बोक्सिलिक, कार्बन एटम की संख्या बढ़ने पर कार्बोक्सिलिक एसिड की जल में घुलनशीलता घटती है। जल में घुलनशीलता घटती है क्योंकि उसमें का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड में उसमें पाया जाने वाला जल विरोधी भाग बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। देखो ये तो उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। जब आपसे कहेगा कि अणुभार के बढ़ने पर या कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ने पर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की जल में घुलनशीलता क्यों बढ़ने लगती है, या जल में घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये तो उस बात का आंसर है कि कहता है कार्बन एटम की संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, आप देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जल की घुलनशीलता भी उतनी ही कम होने लगी है। लेकिन अब इस बात को भी पहचानते हैं कि आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड की जल में घुलनशीलता कम क्यों हुई। देखो सुनो, मैंने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम्पल के लिए यहां ले रखे हैं। मैंने सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिया हुआ है फॉर्मिक एसिड, दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है वो है एसीटिक एसिड CH3COOH। मैंने जो तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड है क्योंकि कार्बन 3 है। कार्बन 4 को करेंगे CH3CH2CH2COOH। और वैसे मैं चलो अगर कहोगे तो एक कार्बन वाला एक और ले लेंगे CH3CH2CH2CH2COOH। देखो बेटा कह रहा, देखो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तो कहता है इसकी जल में घुलनशीलता क्यों घटेगी। देखो ध्यान दो बेटा, एसिड का ये भाग है जल विरोधी और एसिड का ये भाग है जल स्नेही। जल स्नेही भाग सब में बराबर है, अर्थात जल स्नेही भाग की लंबाई सबके लिए सेम है। लेकिन जरा थोड़ा सा और भी ध्यान दो, यह भाग जल विरोधी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह भाग एसिड को जल में घुलने से रोकता है, इसलिए जल का क्या है, विरोधी। इसमें जल का विरोधी भाग ये है, इसमें जल का विरोधी भाग ये है, इसमें जल का विरोधी भाग ये है, और इस एसिड में अगर ढूंढते हैं तो जल का विरोधी भाग ये। तुमको क्या लगता है इनमें से सबसे ज्यादा जल में घुलने का विरोध किस पर किया जा रहा है, लास्ट वाले पर। मैं ये नहीं कहता कि इस पर जल में घुलने का विरोध नहीं किया गया है, किया गया है, लेकिन इसमें जल में विरोध करने का भाग सबसे छोटा है, अर्थात विरोध सबसे कम हुआ है। अच्छा बताओ, अगर इसका विरोध सबसे कम हुआ है तो इसकी जल में घुलनशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम घुलनशीलता इसकी, उससे भी कम घुलनशीलता और उससे भी कम घुलनशीलता। पहली बात तो ये बताओ, समझ पाए इस बात को, जान पाए कि घुलनशीलता किस बात पर डिपेंड करती है। थोड़ा सा एक और नंबर लिखेंगे, पहले उस नंबर को लिख लेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो अगले नंबर पर मैं क्या लिखूंगा,
समान कार्बन परमाणु, समान कार्बन परमाणुओं वाले कार्बोक्सिलिक, समान कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में, समान कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में शाखाएं बढ़ने पर जल में घुलनशीलता, यही लिखे देते हैं, बढ़ती है। एक तो ये बात ध्यान को, सर ये वाली बात का मतलब क्या, देखो सुनो, अभी हमने एक एसिड ले रखा है CH3 CH2 CH2COOH, और मैं कहता हूं एक और कार्बन ले लेते हैं। देखो इसमें 4 कार्बन सीधी लाइन पर हैं। मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं। टोटल तो कार्बन 5 है सीधी लाइन पे, COOH को मिला दिया जाए, यहां CH3, एक और मैं फॉर्मूला बनाता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 COOH। देखो इससे ध्यान दो थोड़ा सा, इसमें से क्या होगा, जल में देखो कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या वो समान है, सब कुछ समान है, ऑक्सीजन की भी संख्या समान है, अर्थात जल में घुलने वाला भाग तो सबका आपस में कैसा है, बराबर। ध्यान से देखना, जल में ना घुलने वाला भाग का पृष्ठीय भाग कैसा है, बड़ा, क्योंकि वो बेलन के आकार का लगभग है। अब देखो यहां थोड़ा सा गोलाई आ गई, मतलब जल में ना घुलने वाला भाग गोलाई को ग्रहण कर रहा है। जरा यहां देखो, जल में ना घुलने वाला भाग पूर्ण रूप से गोलाई को ग्रहण कर रहा है। जानते हो जब भी कोई पदार्थ अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल कम करना चाहता है तो वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने के लिए अपने आप को गोलाई के रूप में क्या करता है, बदलता है। जैसे पारे की बूंद सुना होगा फिजिक्स में, अगर उसको पारे की बूंद को कांच में डाल दिया जाए, आप देखोगे वो गोलाई के फॉर्म में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कैसा करना चाहती है, कम। रीजन उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, पृष्ठीय तनाव ज्यादा है। सोचो अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, एरिया ज्यादा कवर करेगा, तो इसके ये वाला भाग प्रभाव भी ज्यादा दिखाएगा। भाई जब इसका एरिया ज्यादा है, एक लंबा एरिया कवर रखा है, तो इतने लंबे एरिया से वो पदार्थ को पानी पर घुलने से रोकेगा। ये अपने केवल इतने ही एरिया से पदार्थ को पानी पर घुलने से रोकेगा क्योंकि द्रव विरोधी भाग है, और ये अपने छोटे भाग से पदार्थ को पानी पर घुलने से क्या करेगा, रोकेगा। बड़ा भाग किस में दिखाई दे रहा है, इस वाले पर, क्योंकि इस वाले पर बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, इसकी जल में घुलनशीलता सबसे कम है, और सबसे विरोध करने वाला भाग तो छोटा यहां दिखाई दे रहा है। कोई बच्चा सोचेगा कि ऐसा छोटा भाग तो नहीं है। बेटा देखो जरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कम होगा क्योंकि ये कौन से रूप में है, गोलाई के फॉर्म में है, और बेलन के आकार में है यहां, तो इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसमें विरोध करने वाला भाग बराबर है, लेकिन उसका एरिया कैसा कर रहा है, कम कवर कर रहा है। तो विरोध भी ये कैसा करेगा, कम कर पाएगा। तो जल में घुलनशीलता को, इस बात को भी भैया ध्यान रखना है। तो जल में घुलनशीलता वाले नंबर को देख लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, और अगले नंबर पर आ जाते हैं क्वथनांक। पूछ लेता है हम लोगों से कि कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वथनांक के बारे में आप क्या जानते हो। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वथनांक में तो आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिए,
इस नंबर का बहुत अच्छा यूज है। RCOOH किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक ज्यादा होता है लगभग उतने ही कार्बन वाले एल्कोहल से, और उतने कार्बन वाले एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है लगभग उतने ही कार्बन वाले ईथर से, और लगभग उतने ही कार्बन वाले ईथर का भी क्वथनांक ज्यादा होता है उतने ही कार्बन वाले एल्किल हैलाइड से, और एल्किल हैलाइड का क्वथनांक ज्यादा होता है लगभग उतने ही कार्बन वाले एल्केन से। देखो ऐसा कहने का मतलब है, अगर इन सब यौगिकों में कार्बन एटम की संख्या समान मान ली जाए, एल्केन्स का क्वथनांक सबसे कम, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का क्वथनांक सबसे कम, एल्किल हैलाइड का मतलब मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, इनका क्वथनांक थोड़ा सा ज्यादा, ईथर का क्वथनांक और भी ज्यादा, एल्कोहल का क्वथनांक और भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का इस श्रेणी में। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है लगभग समान अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में से किसका क्वथनांक अधिक होता है? आप तुरंत बताते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक अलग ज्यादा होता है, इसका कम। क्वथनांक पर बहुत सारी बातों को छोड़ देना है, क्वथनांक पर बस इस बात को ध्यान रखना है कि जो पदार्थ जितना अधिक ध्रुवीय बंध बनाएगा, पोलर बॉन्ड जो जितना पदार्थ अधिक बना पाएगा, उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। अब कहोगे सर ये वाली बात समझ नहीं पा रहे, क्वथनांक क्यों अधिक हो जाएगा? सुनो, यहां देखते इस बात को। भैया जो मेरी बात है इसको समझ लेना सही ढंग से। क्वथनांक तो जानते ही होगे, वैसे नॉर्मली जब किसी टीचर से पूछा जाता है वो क्वथनांक को यहां पर लाके छोड़ता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ क्या करने लगे, उबलने लगे, उससे क्वथनांक कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ये क्लास 9th के लिए परिभाषा ठीक है, 8th के लिए ये बिल्कुल सही है। बेटा इस क्लास पे आप उबलने को नहीं ध्यान दे सकते हैं, समझो। बेटा अगर ये पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है तो इसमें चारों ओर है बहुत सारी गैस, और वो गैस के पार्टिकल उस द्रव की सतह से भी क्या होते होंगे, टकराते होंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूंगा इस बात को, क्योंकि मैं ये थोड़ी पढ़ा रहा हूँ क्वथनांक, मैं तो पढ़ा रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के विषय में, तो इसको बहुत छोटे पर खत्म करेंगे। अगर कहीं पर भी बर्तन में, मटकी में, भड़िया में, कहीं भी तुमने द्रव को भर रखा है, उसको गर्म करना चाहते हो, तो जहां तक द्रव भरा है उसके ऊपर है गैस, वायुमंडलीय गैस, और वायुमंडलीय गैसें जो होती हैं उस द्रव की सतह पर क्या होती होंगी, टकराती होंगी और दाब लगाती हैं। तकरीबन ये दाब माना जाता है 1 वायुमंडल, या इसको सेंटीमीटर पारे में देखा जाए तो 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर। फिर क्या होता है, अगर आप इस द्रव पदार्थ को गर्म करने जाते हो तो गर्म करने पर होता क्या, द्रव का पदार्थ का अणु यहां गति करता है, और गति करते हुए द्रव की सतह पर क्या करता है, टकराता है। द्रव का आकर जब द्रव की सतह पर टकराता होगा तो ये भी दाब लगाता होगा। जिस समय द्रव की सतह पर टकराने वाला अणु के द्वारा लगाया गया दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ताकि अणु इतनी तेजी से टकराए द्रव की सतह पर कि जितने तेजी से ऊपर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है, अगर वो 1 वायुमंडल का दाब लगा रहा है तो ये भी टकराकर 1 वायुमंडल का दाब लगा दे। उस समय हम इसका टेम्परेचर नाप लेंगे द्रव का, उसी को क्या कहा जाएगा, क्वथनांक। लेकिन क्वथनांक का मतलब है अगर आपने इससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो द्रव का अणु इस सतह से टकराएगा और उसे पार करके कहां निकल जाएगा, बाहर। लेकिन सोचो द्रव का अणु जब सतह को पार करेगा उस समय एक बात को ध्यान दो, कोई भी द्रव का कण है अगर वो सतह को पार कर रहा है, वाष्प के रूप में बदल रहा है, क्वथनांक से ऊपर जा रहा है, तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, 1 सेकंड के लिए ही सही, मैं तो कहता हूं 1 क्षण के लिए ही सही, लेकिन उस द्रव के कण को उस द्रव की सतह पर आना ही होगा। कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाष्प के रूप में बदल जाए, वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाए और द्रव की सतह में आए भी ना। भैया मैं कहता हूं यहां द्रव का कोई कण है, वो इससे बाहर कब निकलेगा, जब सतह पर आएगा तभी तो निकल पाएगा। जैसे ही सतह पर कोई कण आता है उसको अगल बगल वाले कण पकड़ लेते हैं, कहते जाने नहीं पाओगे भाई आज, क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच में वांडर वाज फोर्स, ध्रुवीय बंध, हाइड्रोजन बंध,
ऐसे नाम के कई बॉन्ड लग रहे हैं, इसलिए इस पार्टिकल को बगल वाले पार्टिकल ने, इधर वाले पार्टिकल ने, उसके नीचे वाले भी पार्टिकल ने पूरी तरीके से इसको क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। अब पकड़ रखा है तो जानते हो ये कण भाव के रूप में कब बदलेगा, जब आप इस कण के अपने चारों ओर के कणों का बॉन्ड क्या कर दे, तोड़ दे, तभी तो निकल पाएगा। अब इस बात को समझने के बाद इधर चले आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में अणुओं के बीच का जो बॉन्ड होता है, दोस्ती जो होती है, बहुत मजबूत होती है। हम इसको ज्यादा गर्म कर देते हैं, फिर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु एक दूसरे को छोड़ते नहीं, और जब एक दूसरे को छोड़ते नहीं तो क्या यह भाप के रूप में बदल पाएगा, नहीं बदलेगा। इसका मतलब बदलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो क्वथनांक कैसा हो गया, ज्यादा। पूछता इनका क्या है भैया, इनके बीच में जो फोर्स लगता है अणुओं के बीच में बिल्कुल कमजोर, वान डर वाल्स फोर्स, इतना कमजोर बल लगता है कि आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, और कहां पर निकल जाएगा, हवा में। तो जिनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है भैया उनका क्वथनांक कैसा है, ज्यादा, और जिनका बॉन्ड वीक है उनका क्वथनांक अपेक्षाकृत कैसा है, कम। नेक्स्ट नंबर पे आते कहते हैं क्वथनांक में केवल यही नंबर चलेगा, नहीं, क्वथनांक में एक और नंबर हम लोगों से पूछा जाएगा। कार्बन एटम की संख्या बढ़ने पर क्वथनांकों के मान क्रमशः बढ़ते हैं। अब कह देगा सर जी ये क्या बता रहे हो, क्वथनांकों के मान बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो समझो, यहां से समझ सकते हैं। क्वथनांक का मान डिपेंड करता है एक अणु का उसके चारों ओर के अणुओं के बीच लगने वाले बल पर। समझो, जिस भी कंपाउंड में, थोड़ी जगह छोड़ देते ताकि रीजन ऊपर ही लिखा जा सके। मैंने एक एसिड लिया, उसमें कुछ कार्बन है, कितने कार्बन है, 4। मैंने एक दूसरा एसिड लिया, उसमें कार्बन कितने हैं, 3। बेटा पूरे कार्बन मत लिखो अब मेरे से। एक एसिड और लिया जिसमें कार्बन है 2, और मैंने एक एसिड और ले लिया जिसमें कार्बन है 1। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये है इसकी सतह, ये है इसकी सतह, ये इसकी सतह, और ये इसकी सतह। सोचो इसकी सतह सबसे कम है ना, अगर इसकी सतह सबसे कम है तो बेटा इस पर लगने वाले बॉन्ड के लिए भी जगह कैसी मिलेगी, कम। अगर जगह कम मिलेगी तो इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा रहना चाहिए कि कम रहना चाहिए, कम। और कम अगर आकर्षण बल होगा तो ये जल्दी से ही भाप के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड तो बहुत कमजोर है। इसलिए इसका क्वथनांक कैसा होगा, सबसे कम। इस पे साइज थोड़ा बढ़ गया, अगर इसमें आपस में जुड़कर 1000 बॉन्ड बन सकते हैं तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 2000 बॉन्ड बन सकते हैं। और 2000 बॉन्ड बने तो क्वथनांक के लिए इन 2000 बॉन्ड को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। और 2000 बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा, और भी ज्यादा। सोचो इसका आकार तो और भी बड़ा है, तो इसमें तो और भी ज्यादा बॉन्ड होंगे, और भी बॉन्ड ज्यादा तोड़ने पड़ेंगे, टेम्परेचर और भी ज्यादा लगेगा। इसका बॉन्ड में तो देखो जरा ध्यान से, इसके बॉन्ड तो बहुत सारे होंगे, और इसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी, उतना ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, और इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। तो मैंने लिखा है कार्बन एटम की संख्या बढ़ने पर क्वथनांकों के मान भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। देखो कार्बन एटम की संख्या लगातार मैंने बढ़ाई, क्वथनांकों के मान क्या हो गए, बढ़ गए। जो जितने ज्यादा बॉन्ड क्रिएट कर सकता है उसका क्वथनांक उतना ही कैसा रहेगा, ज्यादा। हाँ, इसमें से रीजन जरूर लिख देते हैं। कहता बॉन्ड, हाँ, कार्बन एटम की संख्या बढ़ने पर क्वथनांकों के मान बढ़ते हैं क्योंकि उनकी सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से
वांडर वाल्स बंध भी बढ़ जाते हैं। बेटा ये मिटाएंगे थोड़ा सा इसको। वांडरवाल्स बंद भी बढ़ जाते हैं, अतः उन्हें तोड़ने के लिए, मतलब जितने भी बॉन्ड बढ़ जाएंगे उन बॉन्ड को तो तोड़ना है, तभी तो क्वथनांक पर पहुंचेगा कंपोनेंट या कंपाउंड। तो अतः उन्हें तोड़ने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होगी। एक इस बात को भी भैया ढंग से तैयार रखो, नोट करो जल्दी से फिर इसको। देखो बेटा ये नंबर मैंने देखो लिखा है, गलनांक पर लिखा हुआ है कि कार्बन एटम की संख्या बढ़ने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का गलनांक बढ़ता है। क्वथनांक में जो तुमने नंबर अप्लाई किया है सेम नंबर आपको गलनांक में भी लगा देना है, क्योंकि गलनांक भी सेम फैक्टर वर्क करता है कि भैया अगर कार्बन एटम बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वांडरवाल्स फोर्स बढ़ेंगे, और वांडरवाल्स फोर्स बढ़ेंगे तो भैया उनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा, ज्यादा, और ज्यादा टेम्परेचर देने का मतलब है इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही अधिक है। लेकिन एक बात और समझो, जो इंपॉर्टेंट बात समझने लायक है, ये बात तो नॉर्मली आप क्वथनांक से निकाल के रख दोगे गलनांक पर, क्या भार बढ़ा, साइज बढ़ा, वांडरवाल्स फोर्स बढ़े, उनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा भैया, इसलिए क्वथनांक गलनांक ज्यादा है। लेकिन सेकंड नंबर जो है ये बहुत ध्यान से याद रखो भैया। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं और फिर इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है आखिर। तो इसको लिख लेते हैं, सम कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के गलनांक अपने समीप के विषम कार्बन एटम वाले, विषम कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक होते हैं। देखो कहता है, देखो पहले तो नंबर सीख लेते हैं। कहता है अगर सम कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लाते हो, सम कार्बन का मतलब जिसमें कार्बन एटम की संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो गलनांक होते हैं, क्वथनांक का मैं नहीं जानता, मतलब जानता हूं मैं भी बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं क्वथनांक का जानते नहीं, इसका मतलब जानते ही नहीं क्वथनांक का, जानते उसका भी है, लेकिन अभी क्या है गलनांक पर बात करेंगे। तो सम संख्या में जिस कार्बोक्सिलिक एसिड पर कार्बन एटम होंगे उसके गलनांक अपने आगे और पीछे दोनों विषम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के गलनांक से ज्यादा होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड में कार्बन कितना होता है 2, इसका गलनांक फॉर्मिक एसिड कार्बन 1 वाले से भी ज्यादा होगा, प्रोपेनोइक एसिड कार्बन 3 वाले से भी ज्यादा होगा। कायदे से तो मैं क्या सोचता हूं, ऊपर वाले नंबर के बेसिस पे देखें तो 3 वाले का गलनांक ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा पैटर्न चल रहा है, तभी वो नंबर दिखाया गया है। नॉर्मली पूछेगा वो बताओगे, लेकिन जब इंडिविजुअली कार्बन एटम पर पूछ लेगा सम विषम पर, तो ये पैटर्न देखोगे फिर उस समय जिस हिसाब से क्वेश्चन उसी हिसाब, सम विषम पे पूछेगा ये आंसर, डायरेक्टली पूछ लेगा ऊपर वाला आंसर दे के आना है। कार्बन 6 वाला ऐसा मान लेते हैं कोई एसिड है, हेक्सेनोइक एसिड, इसका गलनांक कार्बन 5 वाले से तो ज्यादा होगा ही होगा, कार्बन 7 वाले से भी ज्यादा होगा गलनांक उतना,
कहता है सर ये गलनांक में ऐसा क्यों आ रहा है? तो भैया गलनांक में मैटर करता है परमाणुओं की व्यवस्था। क्योंकि सर ये परमाणुओं की व्यवस्था, क्योंकि इसके लिए मेरे पास टाइम भी है 5 मिनट 7 मिनट, इसको समझते हैं बेटा। बहुत लंबा भी नहीं समझेंगे कि समझते समझते फिर टाइम ही निकल जाए पूरा। व्यवस्था ही केवल मैं दिखाऊंगा। मैंने एक पदार्थ लिया, इसमें परमाणुओं की व्यवस्था। मैंने दूसरा पदार्थ लिया है, देखो इसमें परमाणु कितने हैं? 6। इसमें परमाणु 1 2 3 4 5 6 7, ये तो निकल गए 6 3 9 परमाणु। उसमें जरूर ज्यादा है, लेकिन ध्यान से देखने वाली बात है, अगर इसके गलनांक को ढूंढेंगे तो सारे के सारे परमाणु एक निश्चित पैटर्न पर हैं। तो जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल समान है। आकर्षण बल समान होने से जानते हो एक बात क्या होती है? जितने भी परमाणु हैं सब एक लगभग समान फोर्स से एक दूसरे से बंधे हैं, और एक समान फोर्स से बंधे हैं। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा, कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन जब टूटेंगे सारे बॉन्ड एक साथ टूट जाएंगे और पदार्थ एकदम से पिघल जाएगा। मैंने माना कि इसको मैंने गर्म किया 250 डिग्री सेल्सियस पर के पहले कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। 250 पर जब बॉन्ड टूटेगा सारे बॉन्ड एक साथ टूट गए। क्यों? परमाणु की व्यवस्था अच्छी थी, सारे बॉन्ड का फोर्स सेम था, और जब एक बॉन्ड का फोर्स टूटा तो सारे बॉन्ड का फोर्स टूट गया, क्योंकि समान फोर्स लग रहा था। इसमें जानते हो किन्हीं परमाणुओं के बीच में तो बॉन्ड बहुत मजबूत है और किन्हीं परमाणुओं के बीच का बॉन्ड बहुत ही कमजोर है। तो जानते हो किसी परमाणु का बॉन्ड टूटेगा 300 डिग्री सेल्सियस पर, और किसी बॉन्ड का परमाणु का जो बॉन्ड का परमाणु होगा वो टूट जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? कहेगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने जैसे ही किया, जिनके बीच बॉन्ड स्ट्रांग था वो तो कहने लगे भैया इतने पर पिघलने वाले नहीं है, हमारा बॉन्ड तो बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने क्या देखा, 2 परमाणु ऐसे भी थे जिनका बॉन्ड बहुत वीक था। कहे भैया हम तो 100 पर ही पिघल जाएंगे क्योंकि बॉन्ड कमजोर है। तो ये कितने से पिघलना स्टार्ट हुआ? 100 से। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें 300 वाला पार्टिकल नहीं है, लेकिन पिघलना कितने से स्टार्ट हो गया? 100 से। तो इसका गलनांक हम वो 300 को देख के थोड़ी बताएंगे, हम तो गलनांक उसको देखकर बताएंगे जहां से ये प्रक्रिया चालू हुई। तो चालू तो 100 से हो गई थी, तो इसका गलनांक 250 और उसका गलनांक हो गया 100। तो क्या गलनांक वाली बात समझ पा रहे हो? अगर परमाणुओं की व्यवस्था उबड़ खाबड़ क्रम में है, उल्टे सीधे क्रम में है, तो पक्का कोनो एक ना एक बॉन्ड कमजोर होने वाला ही है। और जैसे ही वो बॉन्ड टूटा तुम कह दोगे कि गलनांक पे पहुंच गए हम लोग, ये तो पिघल रहा है, अब इसने शुरुआत कर दी पिघलने की। और इस पर जानते हो, इस पर तो शुरुआतें नहीं होगी, इस पे तो जब टूटेगा बॉन्ड तो सब ही टूट जाएंगे एक साथ। क्यों? सबकी क्षमताएं बराबर हैं, तो टूटेंगे भी सब एक साथ। इसमें सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, तो लो टेम्परेचर से ही टूटना स्टार्ट हो जाता है, टूटते 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 हाई टेम्परेचर तक टूटता है। तो हम लोग कौन सा पॉइंट देखते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब सम विषम पर आ जाते हैं। कहते हैं सर जी क्या इसके से सम विषम रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। देखो मैं थोड़ी सी बात बनाकर कोशिश करता हूं, अगर यहां से आप समझ पाते हो। एक कार्बन था या एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, सॉरी कार्बन तो 2 थे, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी थी? 2। इसके बगल में मैं एक और कार्बन बनाता हूं जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 3 थी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। अगर मैं इसी के जस्ट बगल में 2 कार्बन वाला और एसिड सेट करता, अब मैं इसके बगल में 3 वाला सेट करता हूं, नीचे से स्टार्ट किया था, बताओ ये अच्छे ढंग से सेट हो गया कि ये अच्छे ढंग से सेट हो गया? तो कहोगे सर जी ऊपर वाला तो नजदीक सेट हुआ है और नीचे वाला तो नजदीक सेट नहीं हो पा रहा है, नीचे वाले का नजदीक सेटिंग ही नहीं बन रही है। और आगे चलो, कार्बन 1 कार्बन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैं जस्ट बगल में 6 बनाना चाहूंगा, देखो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 1 2
3 4 5 6। फिर कहोगे सर 6 वाला सम वाला लगाओ, फिर यहीं से स्टार्ट नहीं करना, वहीं से स्टार्ट है जहां से पहले को किया था तुमने। 1 2 3 4 5 6। विषम वाले को भी सेट करके देख लो, 7 वाले को सेट कर लो, 5 वाले को कर लो, 7 वाले का कहोगे उसको भी कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब देखो जल्दी से ही जैसे मैं उसको शुरू करूंगा यहां से स्टार्ट होगा। सोचो इसकी अरेंजमेंट तुमको बढ़िया दिख रही है कि इसकी अरेंजमेंट तुमको समझ में आ रही। यहां परमाणुओं के बीच की दूरी चाहे यहां ले लिया जाए चाहे यहां ले लिया जाए लगभग समान है, और यहां परमाणुओं के बीच की दूरी इस जगह तो बहुत नजदीक हो गई और यहां पर कैसी हो गई, बहुत दूर। तो मैं क्या सोचता हूं, ये जो पैटर्न दिख रहा है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, और ये जहां पर कहीं परमाणु के बीच की दूरी ज्यादा और कहीं परमाणु के बीच की दूरी कम हो गई, ये इस टाइप का दिख रहा है। कहीं तो दूरी नजदीक होगी तो ये बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कहीं पर दूरी होगी बहुत ही ज्यादा, अर्थात ये वाली पोजीशन, ये इस कार्बन का। तो बॉन्ड की दूरी बढ़ जाने पर, उल्टे सीधे उबड़ खाबड़ बॉन्ड बन जाने पर, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी कैसा देना पड़ेगा, कम। तो सम और विषम में ये सिस्टम कुछ होता है कि परमाणु सही ढंग से अरेंजमेंट नहीं बना पाते, इसलिए जो उनके बीच बॉन्ड होता है कहीं पर तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और कहीं पर क्या होता है, वीक। और गलनांक में जब आपने इस पदार्थ को गर्म किया तो गलनांक में ये वाला बॉन्ड थोड़ी टूटेगा, पहले यही टूट जाएगा, और एक भी बॉन्ड टूट गया तो आप कह दोगे कि भैया हमने पदार्थ को गलनांक के टेम्परेचर पे क्या कर दिया है, पहुंचा दिया है। तो विषम वाले के गलनांक अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, कम, और उसकी अपेक्षा सम कार्बन परमाणु वाली संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के गलनांक जो होते हैं वो ज्यादा। बाकी की पढ़ाई होगी अगली क्लास पर।